Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 8 chapter 7 conservation of plants and animals part 2. We will start it from species. Part 1 में हमने पढ़ा था कि एंडेमिक स्पेसीज क्या है। एंडेमिक स्पेसीज मतलब एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर स्पेसीज चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो दिखता है, तो फिर वही होता है एंडेमिक स्पेसीज. If you like the video, then please press the like button and subscribe the channel. So let's start it from species. Species is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with members of other species. तो species वही होते हैं जो अपने आप में इंटरब्रीड कर पाए और इंटरब्रीड करके वो जो रिप्रोड्यूस करेंगे वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए. मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो वो फर्टाइल न्यू जनरेशन होना चाहिए. फर्टाइल नहीं होगा तो क्या होगा, इसका एक उदाहरण देखते हैं कि अगर हम हॉर्स को और डोंकी को क्रश करेंगे तो हमको मिलेगा म्यूल. और ये म्यूल जो है आधा उसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है हॉर्स का और आधा कैरेक्टरिस्टिक रहता है डोंकी का. पर यह म्यूल का स्पेसिस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता, यानी कि एक म्यूल और एक म्यूल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये इधर ही स्टॉप हो जाता है, वही एक ही प्रोड्यूस हो पाता है. तो फिर उसको हम नहीं मानेंगे इंटरब्रीडिंग जैसे, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं हुआ. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. तो मेंबर्स ऑफ ए स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर एक स्पेसीज के अंदर ये सब है, सभी का कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गुण रहते हैं. एक्टिविटी 7.6 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव. तो फिर आप जहाँ रहते हो उसके एंडेमिक स्पेसीज प्लांट्स और एनिमल्स क्या है वो भी आप पता लगा सकते हैं, ताकि उसका टेक केयर कर पाएंगे, उसका कंजर्व कर पाएंगे. नाउ यू कम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ये आप सुने होंगे, ये नाम आप घूमने भी गए होंगे. तो फिर ये सब क्यों किया गया है, ये तो मैन मेड है, ये सब क्यों किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि ये सब प्रोटेक्टेड एरिया है. तो सोन पहली सी ए बोर्ड विथ पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट. पहले ने देखा कि एक जगह बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स. तो फिर प्रोफेसर अहमद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि ये किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच एरियाज. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, यहाँ पर आप किसी जीव जंतुओं को पकड़ नहीं सकते या फिर उनको पोचिंग नहीं कर सकते, किलिंग नहीं कर सकते. तो फिर आपको उनका खास ध्यान रखना होगा. अगर आपने ऐसा किया तो आप पनिशेबल है. तो फिर ये सब प्रोहिबिटेड एरिया है और ये बाय लॉ ये सब किया गया है. तो फिर तो सारे जीव जंतु यहाँ सेफली रह पाते हैं. और ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू ऑल वाइल्ड एनिमल्स. ऐसे ही वाइल्ड लाइफ के तरह रिजर्व फॉरेस्ट भी है जो कि हमारे सारे जीव जंतुओं को सही प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन मतलब वो निर्भय होके घूम फिर सकते हैं, उनके रहने वाला घर हैबिटेट ये सब को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता. ये कानूनन अलाउड नहीं है. सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स, और उनको अपने हिसाब से ही रहना है नेचुरल कंडीशन में. ही ऑल्सो टेल्स देम दैट people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. पर उधर वो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं तो फिर उन लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, जैसे कि वो अपना गाय भैंस वगैरह वहाँ चरा सकते हैं और वहाँ के लकड़ियाँ अपनी ईंधन के लिए चुन सकते हैं. और यहाँ को जो मेडिसिनल प्लांट्स है वहाँ से जड़ी बूटी वो कलेक्ट कर सकते हैं. इतना तो अलाउड है, पर वो किसी जीव जंतुओं का किलिंग नहीं कर सकते. सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डॉग, गरिला, घरियार, मार्स क्रोकोडाइल या फिर पाइथन, रेनोसर्स एटसेट्रा
आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सारे जीव जंतु हैं, प्रिजर्व होके हैं, आपने देख लिया। बहुत अच्छी तरह उनको उनके कंडीशन मेंटेन करके, लिविंग कंडीशन मेंटेन करके रखा जाता है। उनको जैसे खाना पीना चाहिए ऐसा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है और उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, बोर्ड लेवल फॉरेस्ट, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुशलैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। बिग रिवर्स के डेल्टाज में तो इन लोगों के लिए माउंटेन फॉरेस्ट, बुशलैंड्स और ये सब भी अच्छी तरह रखा जाता है। ये सब लैंडस्केप पूरा मेंटेन किया जाता है, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। इट इज ए पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम। तो ये तो बहुत ही दयनीय अवस्था है कि कभी कभी उसी एरिया में भी लोग जाके डिस्टर्ब कर लेते हैं, उस एरिया को एनक्रोच कर लेते हैं, अपनी यूज के लिए वो उसको अधिकार कर लेते हैं और ऐसा करके वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। अगर कल्टीवेशन करने लगे, लोगों का ज़्यादा जाना आना लगा रहे तो फिर वाइल्ड लाइफ, वो जो जीव जंतु हैं वो शांति से नहीं रह सकते, वो धीरे धीरे कम पड़ने लगते हैं। चिल्ड्रेन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू, तो दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेस्ड वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। तो फिर बच्चों को कहा गया कि अरे बच्चों, याद है तुमको जू में भी तो एनिमल्स सारे बहुत अच्छी तरह रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रखा जाता है। पर आप जानते हैं कि जू और इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? विजिट ए नियर बाय जू, ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स वेयर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स। तो फिर जो है वहाँ पर आर्टिफिशियल सेटिंग क्रिएट किया जाता है और एक कोशिश किया जाता है कि उनको नेचुरल लगे, पर इसके लिए मैन मेड सारे सिचुएशंस, कंडीशंस वहाँ क्रिएट किया जाता है, वो नेचुरली वहाँ पर पहले से नहीं होता। तो फिर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो एरिया पहले से ऐसे ही है, बस उसको प्रोटेक्टेड एरिया करके रखा जाता है। तो फिर इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट उनको मैन मेड एरिया में रखा जाता है, जू में। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन ए जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट? आपको क्या लगता है, एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल जू में रहेंगे या नेचुरल हैबिटेट जैसे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं वहाँ रहेंगे? ऑब्वियसली अपना नेचुरल हैबिटेट में आप ज़्यादा अच्छी तरह रहेंगे। तो आइए देखते हैं नेशनल पार्क क्या है। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन व्हिच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। ऐसे रोड साइड में और एक बोर्ड आया जिसमें लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। इसमें क्या है? चिल्ड्रेन आर नाउ ईगर टू गो देयर। जैसे ही और एक नेशनल पार्क मतलब क्या है, बच्चे जानने के लिए बहुत उत्सुक है। माधव जी टेल्स देम दैट these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem। यानी कि और भी बहुत प्रकार की प्रजातियों की प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं यहाँ पर। होल सेट ऑफ इकोसिस्टम मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल सेट ऑफ है। तो दे प्रिजर्व फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स इन एन एरिया। तो यहाँ पर क्या है, सतपुरा नेशनल पार्क में फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट भी है। तो सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में फर्स्ट यहाँ पर ये सतपुरा नेशनल पार्क बनाया गया था, ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट के हिसाब से नामित किया गया था। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। हमारी इंडिया की सबसे अच्छा टीक वुड यहाँ पर तो मिलता है, टीक का जो ट्री है यहाँ पर मिलता है। अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं होता शायद ये आज यहाँ से लुप्त हो चुका होता, क्योंकि हम अपनी यूज के लिए, फर्नीचर के लिए टीक वुड तो बहुत कामकारी है, तो उसको ले आते। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। पहले तो सतपुरा में बना था, पर बाद में एक एक करके अब तो इंडिया में 100 नेशनल पार्क से भी ज़्यादा हो चुका है। रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। अरे वाह, तो फिर नेशनल पार्क के अंदर फिर रॉक शेल्टर माने जैसे कि गुफाएं होता है ऐसे ही। दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल। गुफाएं होता है इसका मतलब ये है कि वहाँ आदिम मनुष्य रहता होगा।
तो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ भी यहाँ पर था पहले। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपुल। तो पहले आदिम मनुष्य यहाँ भी रहता था। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स। और हाँ, रॉक पेंटिंग भी पाया गया है, यानी कि काफ़ी अच्छी तरह जम के बैठे थे हमारे पूर्व मनुष्य। A total of 55 rock shelters have been identified in पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल में 55 रॉक शेल्टर्स पहचान में आ गया है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स। वो सारे जहाँ वो पेंटिंग्स लगा है, किन किन का पेंटिंग्स है कि जैसे वो एक दूसरे के साथ एनिमल और मैन फाइटिंग कर रहे हैं, शायद शिकार के लिए होगा, और हंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शायद ऐसा हुआ होगा वो एनिमल को मार के खाते होंगे, कुछ पालन पोषण करते होंगे, और फिर खाना पीना करने के बाद शायद डांस करते होंगे। ऐसे हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन द एरिया। अभी भी वहाँ पर आदिम मनुष्य, बहुत सारे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं। As in children moved ahead, they see a board with सतपुरा टाइगर रिजर्व। जैसे ही आगे आगे बढ़ते चले, बच्चों की आंख में, नज़र में आ गया कि सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो फिर ये टाइगर रिजर्व क्या है? तो माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर was launched by the government to protect the tigers in the country। माधव जी बहुत अच्छी तरह समझा दिए कि प्रोजेक्ट टाइगर बोल के एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, किस लिए? ये टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर तो हमको इतना बात पता ही चल गया है कि टाइगर भी लुप्त होने वाले थे। अगर ये टाइगर प्रोजेक्ट नहीं बना होता तो फिर शायद आज जितने नंबर सब टाइगर है उससे कई काम होते। तो फिर तो ये बनाया गया होगा। तो उसका मकसद क्या है? ये टाइगर प्रोजेक्ट बनाने का, प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का मकसद क्या है? The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the population of in the country। तो फिर ये टाइगर प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये है कि ये टाइगर का सर्वाइवल और मेंटेनेंस का रिस्क लेता है और टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री को बढ़ाने के लिए मदद करता है। यानी कि धीरे धीरे देखा गया कि हंटर्स लोगों ने जैसे टाइगर ज़्यादा उसको किलिंग कर रहे हैं और उनका स्किन यूज हो रहा है, ऊंचे दाम में बेचा जा रहा है। तो फिर इसी से क्या हुआ, टाइगर का नंबर्स घटने लगा। तो चलो उसके लिए कुछ ठोस कदम लेते हैं ताकि ये धीरे धीरे ना घटे बल्कि बढ़े। कम से कम जितने हैं टाइगर उनको तो बचाए रखे। उसी मकसद से किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। अब क्लियर है? तो आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप आई कैन सी ए टाइगर। तो फिर बच्चों को बहुत उत्सुकता आ गया कि अरे तो फिर क्या टाइगर भी होंगे और हम टाइगर भी देख पाएंगे? तो टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज which are slowly disappearing। One of the many species which are slowly disappearing from one forest। तो फिर ये एक ऐसा स्पेसीज है कि धीरे धीरे जो कि जंगल में से लुप्त होने को जा रहा है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट नंबर इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर। पर ऐसा नहीं है सतपुरा टाइगर रिजर्व में, क्योंकि बहुत अच्छी तरह उनको पालन पोषण हो रहा है, इसलिए उनका नंबर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो प्रोजेक्ट टाइगर काम का आ रहा है, जरूर इट्स वर्किंग। Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes and बारासिंगा were also found in the सतपुरा नेशनल पार्क। एक टाइम था जबकि ये नेशनल पार्क में, सतपुरा नेशनल पार्क में हमको बारासिंगा, लायन, एलिफेंट्स ये सारे देखने को मिलता था। एनिमल्स which numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animal। तो फिर एंडेंजर्ड एनिमल हम किसे कहेंगे? एंडेंजर्ड एनिमल वही है जिनका नंबर धीरे धीरे घट रहा है और इतना तेजी से घट रहा है कि चांसेस है कि आने वाले दिनों में वो हमको दिखने के लिए ना मिले, वो विलुप्त हो जाए। तो ऐसे स्पेसीज को स्पेशली डेजिग्नेटेड किया गया एंडेंजर्ड स्पेसीज। इट मीन्स द स्पेसीज इज इन डेंजर। अगर इसका टेक केयर नहीं किया गया तो शायद जैसे डायनासोर इस दुनिया में अब नहीं रहा, एक्सटिंक्ट हो गया। आपको पता है ना डायनासोर के बारे में, तो बहुत अच्छी तरह पता है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो ये एक दिन हमारे पृथ्वी पर राज करता था और कितना बड़ा भी है, फिर भी ये लुप्त हो गया।
तो अगर हम ये एंडेंजर्ड स्पेसीज को टेक केयर नहीं करेंगे तो ये भी एक दिन विलुप्त हो जाएगा। तो फिर वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अच्छा, तो फिर ये सर्वाइवल इन लोगों का बचना ऐसे कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब हो जाता है? क्योंकि हम मनुष्य लोग जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग धीरे धीरे पेड़ काटने लगते हैं और अंदर की ओर फिर घुसने लगते हैं और फिर कल्टीवेशन के लिए काटते रहते हैं और ज़्यादा उनका पॉपुलेशन भी बढ़ता रहता है, तो उनका नेचुरल हैबिटेट और मेंटेन नहीं हो पाता, धीरे धीरे उनका नंबर्स घटने लगता है। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. All national park में सारे rules regulation बहुत strictly follow किया जा रहा है। तो human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants are नॉट अलाउड। तो फिर ये नेशनल पार्क में ये सारे चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है। पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स या फिर ये फायरवुड कलेक्शन, ये सब आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। आपको क्या लग रहा है डायनासोर बहुत बड़ा था तो फिर ये इसीलिए एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि इतना बड़ा होने के कारण अपने आप को बचाए ना रख पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। और एक्सटिंक्शन तो छोटे जीव में भी हो रहा है। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने अच्छी तरह समझा दिया, सिर्फ बड़े एनिमल नहीं और ये छोटे एनिमल भी एक्सटिंक्ट होने का चांसेस है। आप थोड़ा याद करो कि कितना बेरहमी से आप एक सांप को, स्नेक हुआ, फ्रॉग, लिजार्ड हुआ, बैट हुआ, उनको घर से हम निकाल देते हैं, कभी कभी तो पीट पीट के उनको भगा देते हैं। तो एट टाइम्स वी किल स्नैक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, बैट्स एंड ऑल इज रूथलेसली। तो फिर हम कितना बेरहमी से उनको मार देते हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। पर आपको पता है कि हमारे इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए इनका बहुत अहम भूमिका है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ। उनको मार के हम किसी और का नहीं बल्कि अपने आप का ही लॉस कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आप सोच रहे हैं वो छोटा है पर उसका भी अपना एक स्पेशल रोल है इकोसिस्टम में जो कि दूसरे प्राणी द्वारा नहीं किया जा सकता। तो फिर दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chains and food webs, about which you learn in class 7th. वो भी फूड चेन और फूड वेब का एक पार्ट है। आप फूड चेन और फूड वेब क्या है जानते हैं? ईट एंड बीइंग ईटन, टू ईट एंड बीइंग ईटन, ये होता है फूड चेन फूड वेब का फॉर्मूला। यानी कि एक दूसरे को खाए जाओ, वो खुद किसी और के द्वारा खाए जाते हैं और वो खाते हैं दूसरे एनिमल को। ऐसे ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अदर्स। तो ये एक दूसरे को खाना। तो फिर एक अगर उसमें से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो फिर तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर रेट कम बढ़ जाए तो फिर सांप बढ़ जाएंगे, सांप कम पड़ जाए तो रेट बढ़ जाएंगे, ऐसे होता है ना। तो an ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, delta, etc. तो इकोसिस्टम कैसे बना है? ये सभी कंपोनेंट्स उसका का इक्वल पार्ट है। जैसे कि प्लांट, इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब को लेके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम साथ साथ वहाँ पर पाए जाने वाले नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि क्लाइमेट, सॉयल या फिर रिवर डेल्टाज, ये सारे मिलकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाते हैं। इनमें से एक भी ज़्यादा या कम नहीं होना है। आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो फिर मुझे ये आश्चर्य हो रहा है, क्या ये सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज का कुछ रिकॉर्ड है? हाँ, बिल्कुल है। इसीलिए तो रेड डाटा बुक बनाया गया है, एक फाइल मेंटेन किया जा रहा है। तो फिर ये रेड डाटा बुक क्या है? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक व्हिच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डाटा बुक में वो सारे एंडेंजर्ड यानी कि जो कि विलुप्त होने को हैं
डेंजरस पॉइंट में है, डेंजरस लाइन में है, उन सारे प्लांट्स और एनिमल्स का एक डाटा रहता है। तो रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई साधारण नहीं, इंटरनेशनली इसको मेंटेन किया जा रहा है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स एंडेंजर्ड है तो इंडिया वही मेंटेन कर रहा है। माइग्रेशन क्या है? The excursion party then entered deeper into the forest under the guidance of माधव जी। तो ये एक्सकर्शन पार्टी और अंदर ही अंदर फॉरेस्ट के जाने लगे और माधव जी आगे आगे चलने लगे, गाइड करने चले कि इधर से आओ, इधर से जाओ, इसी रास्ते से कहाँ पर परमिशन लेना होगा, ये सारे माधव जी हैंडल कर रहे थे। दे सिट नियर द तावा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। वो तावा रिजर्वर के पास थोड़ी देर बैठे और रिलैक्स हुए। पहले ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर, पहले ने देखा अरे कुछ बर्ड्स रिवर के पास है। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी ने कहा क्या बर्ड देख रही हो, ये तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो दीज बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये तो पृथ्वी का किसी दूसरे प्रांतों से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, ये सारी माइग्रेटरी बर्ड्स है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। ये माइग्रेटरी बर्ड जो है ये हमारी मेहमान है, ये हमारे कंट्री का नहीं है, वो दूसरे बहुत दूर से हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम में आते हैं। और क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। वहाँ अगर तो फिर ये क्लाइमेटिक चेंज क्या है, वहाँ पर अगर बहुत ठंडी है तो फिर ठंड में बेचारे कैसा करेंगे, इसीलिए इंडिया में थोड़ा मीडियम, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो फिर मीडियम ठंडी है, इसलिए उन लोग अपनी एग लेइंग के लिए यहाँ चले आते हैं। तो दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable, पूरा रहने लायक नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड रहता है। तो बर्ड्स हो कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो माइग्रेटरी बर्ड्स कैसे कहेंगे उसका डेफिनेशन सुनिए। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहले लर्न इन क्लास 7, जैसे क्लास 7 में ये बोला गया है, फिर से हम दोहरा रहे हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर से वो जर्नी करके आते हैं, टू रीच अनदर लैंड, और एक जगह पहुंचने के लिए, तो फिर ये माइग्रेशन करके आते हैं। सो दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। अगर आप भरतपुर भी जाएंगे तो फिर आप विंटर के महीने में बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे साइबेरिया से, चाइना से आए होंगे बर्ड्स आप देखने के लिए मिलेगा आपको। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, Professor Ahmad draws attention of the children to another cause of deforestation. प्रोफेसर अहमद ने कहा ये डिफोरेस्टेशन का और एक कारण जानिए। He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. 1 टन पेपर बनाने के लिए आपको पता है 17 बहुत बड़ा ट्री फुल 17 फुल ग्राउंड ट्रीज चाहिए। तो देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। इसीलिए आपको लग रहा है ना कि इतने सारे हमको पेड़ काटने के लिए पड़ रहा है, तो फिर हम उससे बचा के यूज करना चाहिए। तो प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। अरे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 से 7 बार हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इफ each स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन ए डे, अगर हम दिन में थोड़ा संयत होकर यूज करें तो कहीं 1 sheet का पेपर भी बच जाए तो वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन ए ईयर। एक ईयर की बात हिसाब लगाएं तो हम कितने सारे पेड़ बचा पाएंगे काटने से। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। तो फिर इसीलिए हमको 3 चीज़ तो करना ही है, सेव करना है, रीयूज करना है और यूज्ड पेपर को और रिसाइकिल करना है। ये 3 चीज करना ही है, सेव, रीयूज एंड रिसाइकिल। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम 3 चीज बचा सकते हैं, 4 चीज बचा सकते हैं। एक तो ट्रीज, फिर इसके साथ साथ एनर्जी और वाटर जो कि पेपर बनाने के लगता है, और उसके साथ साथ पेपर में जो केमिकल्स यूज होता है वो बहुत पॉइजनस होता है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वी मस्ट टेक केयर ऑफ पेपर। इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन? क्या डिफोरेस्टेशन के लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन है? हाँ बिल्कुल है, और वो है रिफोरेस्टेशन। मतलब फिर से फॉरेस्ट क्रिएट करना, वो है रिफोरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय करना और रिफॉरेस्टेशन मतलब फिर से उसको रीएस्टेब्लिश करना। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। हम डिफॉरेस्टेशन जब बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। The planted trees should generally be of the same species which were found in the forest। तो फिर डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को फिर से प्लानिंग न्यूली किया जाए, न्यू ट्रीज उसमें प्लांटेड किया जाए और वो ऐसे ही प्लांट सारी होना चाहिए जो कि जंगल में बढ़ते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा पानी वो सब देना नहीं पड़ता, ज़्यादा केयर करना नहीं पड़ता। वो जंगली प्लांट होते हैं जैसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ऐसे ही प्लांट हमको देना चाहिए। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। कम से कम हमें इतना तो जरूर ही प्लांट करना चाहिए जितना हम काटे हैं, तो हम ऑलरेडी काट चुके हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। ये रिफॉरेस्टेशन जो है ये नेचुरली भी हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ हम ही करें। तो फिर नेचुरली कैसे हो पाएगा, इफ द डिफॉरेस्टेटेड पार्ट एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो एरिया से हम पेड़ काटे हैं उसको अगर ऐसे ही अनडिस्टर्बली छोड़ दें, यानी कि कोई कल्टीवेशन ना करें या फिर वहाँ पर बिल्डिंग फैक्ट्री ना करके ऐसे ही अगर नेचुरली छोड़ दें तो इट रीएस्टैब्लिशेस इटसेल्फ। वहाँ फिर पेड़ पौधे उग जाते हैं और मेंटेन हो जाते हैं। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें तो ह्यूमन बीइंग का कोई काम ही नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। ऐसे भी हम अपनी फॉरेस्ट को काफ़ी डैमेज पहुंचा चुके। इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। तो अगर हम ग्रीनरी चाहते हैं, ये ग्रीन एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहते हैं, ग्रीन वेल्थ को, हमारी ये सबुज धन को अगर हम बचाए रखना चाहते हैं तो फिर हमको प्लांटेशन तो जरूर ही करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद told them that in India we have the Forest Conservation Act। इंडिया में तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो इस एक्ट का काम क्या है, दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो इसका 3 एम है। ये फॉरेस्ट एक्ट जो लागू हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो बेसिकली 3 जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या, वो है प्रिजर्वेशन, यानी कि जितना है उसको प्रिजर्व करके रखो, एंड कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, और उसका संरक्षण करके रखो फॉरेस्ट का, एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द और नियर द फॉरेस्ट। जो लोग फॉरेस्ट में, जंगल एरिया में रहते हैं, वो अपना लिवलीहुड जंगल से ही निकालते हैं, फॉरेस्ट से, तो उनका वो लिवलीहुड मेंटेन होता रहे। ये है 3 एम। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। जैसे ही टाइम बीतने लगा तो फिर माधव जी ने कहा, चलो बच्चों अब टाइम ख़त्म हो गया, अब तो लौटने का टाइम आ चुका। क्यों? क्योंकि सनसेट के बाद तो जंगल में रहना अलाउड नहीं है। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रेन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो माधव जी ने इतना अच्छा चारों ओर घुमा घुमा के समझाया, तो फिर इसी के साथ माधव जी को बहुत थैंक्स देते हुए बच्चों फिर निकल पड़े। कंप्लीट आवर चैप्टर। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.